नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सागर की गहराई में छुपे मोती की तरह प्रेम की गहराई की पराकाष्ठा में डूब जाना, या फिर प्रकृति के कण कण में व्याप्त प्रेम के असंख्य रूपों को समझना एक कवि हृदय के लिए ही संभव है। आइए आज सुनते हैं प्रेम की भावनाओं के अतिरेक से जन्मी एक बेहद खूबसूरत और अनमोल प्रेम कहानी, मत्स्य कन्या और मैं। कहानी के लेखक हैं हिंदी और गुजराती भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकार श्री पंकज त्रिवेदी जी। आइए सुनते हैं। निर्जन द्वीप पर वैलेंटाइन मनाते युगल को देखकर मछली ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? प्रेमी ने जवाब दिया। प्रेम इससे होता है? मछली ने जिज्ञासा से पूछा। तेरे पास दिल कहाँ, सो जाने, युवती ने प्यार में बाधा डालने वाली मछली से ऊंचे स्वर में कहा। मगर सुना है कि दिल हो तो टूट भी जाता है ना। मछली की इस बात से युगल की क्रीड़ा जल्दी ही खत्म हो गई। उन दोनों की पलायनता का मैं साक्षी बन गया। एक बात कहूं, तुम जब भी याद आती हो तब मैं दौड़कर चला जाता हूं उस मछली घर के पास। तुम्हें शायद आश्चर्य भी होगा, तुम्हारी मौजूदगी में जो ना कह सका उस बात को मछली घर के पास जाकर कह सकता हूं। तुम्हें याद है, मैं हमेशा कहता था, तुम क्यों रो रही हो? तब तुम्हारा हंसता हुआ खिला सा चेहरा बोल उठता, ना रे ना, मैं कहाँ रो रही हूं। और तुम अपनी आंखों पर हल्के से हाथ फेरने लगती, मगर तुम्हारी आंखों की नमी मेरे रोंगटों में उतर जाती। उसी वक्त मैं तुम्हें सवाल पूछता रहता, तुम्हें भी इस बात की खबर कहाँ थी? मैं समझ नहीं पाता कि मछलियां इतनी क्यों प्यारी लगती हैं मुझे। मैं तो निरंतर तुझ में ही मत्स्य कन्या को देखता हूं। मेरे प्यार में ऐसा कुछ भी नहीं जो दूसरों के लिए जरूरी है। मैं तो बस चाहता रहूं, तुम्हारे सौंदर्य को निहारता रहूं और बारीकी से देखूं तुम्हारे चुलबुलेपन को। मत्स्य कन्या भले ही तुमसे अलग हो, मगर मुझे लगता है कि पुराणों की कथाओं में सब कुछ वास्तविक ही होगा, या सिर्फ रोमांचक या कोरी कल्पनाएं। मैंने कई दोस्तों से सुना था, तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो? मछली के दिल नहीं होता। इस बात को जोड़कर तुम्हारे पास भी दिल नहीं है, ऐसा कहते। क्योंकि मेरे प्यार की अनुभूति को तुमने कभी किसी प्रकार से जाहिर नहीं होने दिया। तुम्हारी ओर से हमेशा शून्यता व्याप्त रहती है और मैं समंदर की भांति तुम्हें देखकर हिलोरे लेता। तुम्हारे बारे में सब लोग मानते थे कि शायद ही तुम मुझे चाहती होगी। पता नहीं तुम चुप क्यों हो? हो सकता है तुम्हारी चुप्पी का कारण तुम किसी और से भी प्यार करती हो, या और कुछ। तुम शादीशुदा हो और फिर अकेलेपन ने घेर लिया हो तुम्हें।
संभव है कि तुम नजर कैद भी हो। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि परदेश में बिहाई बेटी और एक्वेरियम की मछली के बीच फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये कांच की दीवारों में नृत्य करके फड़फड़ाती है, दूसरी पत्थरों की दीवारों में हंसती हुई भी। एक खारेपन में जिए और दूसरी मिठास के बीच भी खारेपन में डूबती हुई जिए। क्या खबर कि तुम कौन हो और तुम्हें अपना कह सके ऐसा कौन है। तुम कैसे जी रही हो या जीने का अभिनय करने की तुम्हारी कोई मजबूरी है। तुम भले ही शीश महल में रहती हो, मगर तुम्हें देखकर सबको लगता है। मानोगी नहीं शायद, मगर कह दूं, हमारे सामने अहरनिश मुजरा करती मासूम मजबूरी उस एक्वेरियम की मछली नहीं बल्कि तुम ही हो शायद। मछली घर में तैरती रंग बिरंगी मछलियों के बीच मैं तुम्हारे अस्तित्व को पाने मथता। क्यों? उस क्यों का जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं भी खोज रहा हूं उसके प्रत्युत्तर को। हाँ, शायद तुम्हें उसका कोई कारण या अर्थ भी मिल जाए तो मुझे कहोगी। अरे हाँ, तुम कैसे कहोगी। हम दोनों तो एक दूसरे को पाने से पहले ही। तुम्हें बार बार देखने के बाद मेरे दिल की भावनाओं को जहन से कुछ शब्द मिले हैं, उसे मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, मगर यह भी जानता हूं कि वह शब्द तुम तक पहुंचेंगे नहीं, और अगर पहुंच भी गए तो भी। फिर भी मेरे इन शब्दों को तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने रखता हूं। मैं उसे देखूं और घुटन सी होने लगती। इस ओर जीवन, धबकार, गति, संघर्ष और जीने की चाह लिपट जाए, हरी चिपचिपाते सिवार की तरह। सामने ही समंदर, असीम, नया जीवन, फुर्तीलापन और फिर सिर्फ छटपटाना। आपका घर होगा, जाना पहचाना नाम होगा और मोहल्ला भी। मेरा भी घर, उसका भी नाम, एक्वेरियम। तुम्हें शायद आश्चर्य होगा, हमारे संबंध का कोई नाम ही नहीं है और मैं कल्पना में मस्त होने लगा हूं। मानो मैं सचमुच घोड़े पर सवार होकर दूल्हा बनकर आ गया हूं और तुम तो पहले से ही शर्मीली हो ना। मेरी बात सुनने को कोई राजी न था तो मेरे परिवर्तन को कौन देखेगा भला। मैं तो मछलियों के बीच तुम्हें ढूंढता रहता हूं। मछलियों के रंगों के कारण ही मैं जीवन के रंगों को समझने लगा, सजग होने लगा। मेरे पास क्या है? मेरे सपने ही मेरी अमानत है, मेरी पूंजी है, मेरा सब कुछ। तुम्हारे कारण मेरा नाम रटने वाली मछलियां अब तो दिल जलाने लगी हैं। निहारो मेरे एक स्वप्न के शब्द देह को, केसरिया साफा बांधकर ढलती हुई शाम के धूमिल अजवास में डूबता हुआ सूर्य, स्फटिक सी चमकीली रेत और नदी के फैले हुए बहाव में ब्याह रचाकर घर लौटने के बाद मेघधनु की शोभा स्वागत करती है। उसे देखकर मीठी मीठी ईर्ष्या करती हुई तैरती नटखट मछलियां।
मेरे भीतर रहे सूर्य का उगना प्रत्येक सुबह को फुर्तीली ताजगी देता है। उसका केसरिया साफा मेरे सपनों के लिए प्रेरणादायी प्रतीक बनकर उभरता है। स्फटिक से स्वच्छ संबंधों में हम साथ मिलकर प्रणय के फाग खेलते हैं। तब ये सारी नटखट मछलियां क्यों न जले। कल मैंने एक छोटी सी मछली को समंदर के भीतर चट्टानों के बीच छिपकर बैठी हुई देखा था, मानो वो किसी के साथ पकड़ दौड़ का खेल खेलती हो। मुझे आश्चर्य भी हुआ। फिर तो कई छोटी छोटी मछलियां यहां वहां भागती हुई दिखाई दी। मैं समझ नहीं पाया कि यह खेल रही है या किसी भय से। कभी लहरों के ऊपर तो कभी गहरे पानी तक तैरती और छुप जाती, मगर धीरे धीरे इस एक ही मछली को छुपकर बैठी हुई देखा मैंने। संभव था कि इसके साथ खेलने वाली मछलियां एकजुट होकर इसे परेशान करती हों, या किसी बात पर अनबन। क्या हुआ होगा, क्या पता। अब मैं उसके विचारों में खोने लगा। इस छोटी सी मछली को उसका बचपन कैसे लौटाऊं, जो अचानक ही धीर गंभीर हो गई थी। मुझे तो यह भी जानना होगा कि उसे हुआ क्या है। सच कहूं, तुम्हें कोई भी बात कहने से मैं डरता हूं। तुम इस मछली की बात छोड़ो, कोई भी ऐसी बात को सुनती हो तो गमगीन हो जाती हो। ठीक है, अब उसके बारे में ही पूरी बात सुन लो। पापा को मिलने आई बेटी वेकेशन में बुनती है प्रश्नों का जाल। पापा उलझते रहते हैं उनमें, यत्न करते हैं छूटने का और फंसते रहते हैं लगातार। पापा बेचैन यहाँ, मम्मी वहाँ, बेटी यहाँ वहाँ। मम्मी पढ़ाती सख्त स्वभाव से, कहानी सुनाए पापा, फिल्म, फन वर्ल्ड और आइसक्रीम का लुत्फ और हिल स्टेशन का आनंद। सिर्फ 28 दिनों का फरमान। बेटी प्रश्न करती, मौन पापा। वहां तो गुस्सा मम्मी का। एक्वेरियम में तैरती हुई वह पहुंच जाती है एक कोने में, अकेली, तन्हा, सजल। मेरी तरह वह मछली भी किसी को कुछ भी नहीं कह पा रही थी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी। मगर मैं उसे सिखाऊंगा कि हम भले ही अकेले हों, फिर भी उसी में से मार्ग ढूंढना है। हमारे अकेलेपन को ही चंचलता में बदल दें तो कैसा। अपने आप से ही संवाद करता इंसान कभी दुखी नहीं होता। वह दूसरों के सहारे विवशता से भरा जीवन पसंद नहीं करता। मैं उस छोटी सी मछली को कहूंगा, सब लोग भले ही तुझे छोड़कर चले जाएं, तुम चिंता मत करो। तुम किसी ध्येय के लिए हिम्मत से आगे बढ़ती रहो। तुम्हारी तेजस्विता ही सबको तुम्हारी ओर खींच लाएगी। उस वक्त तुम्हारा स्वमान अपने आप सम्मान में बदल जाएगा। बस थोड़ा सा धीरज रखकर कार्य करती जाओ। फिर उससे कहूंगा कि देखो मुझे, मैं भी कितनी दृढ़ता से जी रहा हूं। मेरे पास भी कोई नहीं है, मेरा प्यार भी तो नहीं। सब दिखावा होता है, दिखावा। तुम भी प्यार के लिए तरस रही हो, इतना तो मैं समझ सकता हूं। तेरे
और मेरे प्यार में समानता तो है, मगर हमारी संवेदना में बहुत बड़ा अंतर है। मेरी पीड़ा का कोई अंत नहीं है, मानो वह किसी झरने की तरह निरंतर बहता ही रहता है। मुझे जो कुछ भी कहना है उसके लिए शब्दों को ढूंढने की क्या जरूरत। वह तो मेरे दिल के बाग में शोभा बनकर मौन हो गए हैं। मेरी पीड़ा की टहनी तो हमेशा हरियाली ही रही है, तो भला उस पर खिलने वाले फूल तो तरोताजा ही होंगे ना। मैंने तो तुम्हारा नया नाम भी रख दिया है, तुम्हें भी आश्चर्य होगा। कह दूं क्या? किस मछली। कैसा लगा तुम्हारा यह नया नाम? तुम्हें जो मैं नहीं कह पाता वह सब कुछ मैं खुद के साथ संवाद करते हुए बोल लेता हूं। हवा में फैले मेरे संवेदनात्मक सुरों को शायद तुम सुन पाओ तो। मैं कौन हूं और मेरा व्यक्तित्व? ऊपर से धधकता ज्वालामुखी और भीतर में अंत तक गहराई में पहुंच जाओगे तुम, तब हाथ लगेगा एक लहराता शांत बरगद की शाखा प्रशाखाओं की तरह फैला हुआ समंदर। इंसान कहां तक पहुंच पाए, कहां स्पर्श करे, आधारित है उनकी कुशलता और वृत्ति पर। ऐसी अनेकानेक वृत्तियां सिवार की बेलियों की तरह लिपट जाती हैं मुझे। मैं तो समंदर में भी निर्बंध होकर ऐसे तैरना चाहता था कि समंदर में ही तैरते जल रंगों में मेरे लिए मीठी मीठी ईर्ष्या होने लगे। सिर्फ निछावर होने के लिए मानो होड़। लगता है मैं कुछ ऐसा करूं, लोग देखें और बस हर्षित हो जाएं। मगर कुछ करने की ललक जन्म ले उससे पहले न जाने कितने उत्सुक बैठे हैं उसका शिकार करने को। हाँ, नवजात बेटी जैसी उत्तम वृत्ति को दबे पांव गला घोंट दिया जाए और फिर कहा जाए कि हमारे हाथ में क्या है, सब कुछ ईश्वर की लीला। फिर वही पंजा कुमकुम वर्ण होकर भले ही नीतरते हो। ऐसी दो तरफी वृत्तियों की जाल में से बार बार छूटने का प्रयास करता हूं, हमेशा विफल रहता हूं। कृशकाय हो जाता हूं गहरी निराशा में। फिर भी कुछ करने की ललक इस जीर्ण शरीर में जगाती है चेतना। फिर पूरे जोश के साथ खड़ा हो जाता हूं। लोग देखते, खुश होते, तालियां बजाते, प्रोत्साहित करते मुझे। मेरी सकारात्मक वृत्तियां रोए रोए में उतर कर धकेलती है मुझे भीतर से। अब मैं तैयार हूं। मेरे आसपास के लोग परिवर्तित हो गए हैं भीड़ में। उन्हें देखकर फूला नहीं समाता। मुझे जल्दी ही कुछ करना है जिसका मुझे और आपको है बेसब्री से इंतजार। अचानक वही भीड़ की वृत्तियां भींच लेती हैं मुझे और फिर उसी के बीच दबता गिरता ठोकरे खाता हूं। आंख खुलती है। समंदर की गहराई में एक विशाल चट्टान पर पड़ा हूं मैं, मानो भगवान विष्णु। आसपास शीतलता, परम शांति।
मन मेरा स्वस्थ है। मैं धीरे धीरे आंखें खोलता हूँ। निर्मल जल में तैरती मेरी आंखें मछली बन जाती हैं। आसपास जल रंगों की अद्भुत मनोहर मायावी नगरी है और उसमें बिल्कुल अकेला सो रहा हूं मैं, मानो समूचा कोरा। फिर चारों ओर देखता हूं, वह भीड़ बने इंसान नहीं दिखते कहीं भी, नहीं दिखती उनकी दुष्ट वृत्तियां और वह नीली आंखें मेरे शरीर नजर को घेर लेती हैं। हरी कोमल वनस्पति को जीमती छोटी बड़ी रंग बिरंगी मछलियों को देखता हूं। मेरे हाथ पैर कान नाक मेरा शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता है, बस सिकुड़ता रहता है निरंतर। तब एक मछली मेरे पास आकर मधुर स्मित करती है। मैं खुद को देखकर शर्माता हूं। तब दूसरी मछली पहली वाली को धक्का लगाकर मुझे किस करती है। मैं अब मैं नहीं, और फिर मैं जो भी था वो ही। मूल रूप से मैं फिर से जिंदा हो जाता हूं। आज मैं समझ पाता हूं, मैं तो इंसान नहीं, मछली की जात। संभव है कि तुम्हारा कोई प्रेमी हो और वह तुम्हारे प्रेम को समझ ना पाया हो। शायद तुम उसे जितना चाहती थी उतना चाहने की बात तो दूर, वह तुम्हें समझ ही ना पाया हो और तुम तन्हा रहकर तरसती रही निरंतर। अथवा वह किसी पूर्व जन्म का बदला भी ले रहा हो तुम्हारे साथ, अपने भाग्य का सहारा लेकर, और तुम निरंतर प्रेम गंगा बहाती रहती हो। यह भी हो सकता है ना? संभव यह भी है कि तुम्हारी नजर से उसे जीने का, जीवन की विडंबनाओं से लड़ने की प्रेरणा मिलती हो और वह एकाग्र होकर चलने लगा हो, तुम्हें भूलकर कहीं और। तुम्हें तो वो घटना भी याद नहीं रही होगी, ठीक है ना? अब तो तुम भी उसे भूलने का प्रयास करती होगी, मगर तुम्हें छोड़ने वाला तो कोई और था। मैं तो तुम्हारे प्यार में पागल था, तुम्हारे प्रति कितना सम्मान। यही कारण था कि हर पल मैं तुम्हारे लिए जी रहा था। मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से अलग देख ही नहीं सकता था। वो था जिसे तुमने सब कुछ दे दिया और वह तुम्हें निष्प्रय भावों से अनदेखी करके चला गया। मैं तो तुम्हें आज तुम्हारी ही कहानी सुनाता हूं। समंदर के किनारे पर किसी रोते हुए इंसान को देखकर एक मछली ने प्यार भरी नजरों से देखा। उस इंसान को तुम्हारी नजरों से नई ऊर्जा मिली, ऊष्मा मिली। दूसरे दिन समंदर में उसने जाल फैलाया। उसमें फंसी हुई मछलियों में से एक मछली ने देखा इंसान के सामने गौर से। अपने कंधे पर जाल को उठाकर वह ताकतवर इंसान चलने लगा। उसे मछली की नजरों से नजरें मिलानी ही नहीं थी। अब समझ रही हो ना तुम? उसने तो अपनी ही पसंद को जाल में फंसा दिया था, मगर तुम्हारे प्यार को परखने की, उसे समझने या पाने की उसे फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो दूर से यह सब देख रहा था।
मेरा मन उतावला होकर कई बार कहता कि तुम्हें रोक लूं। मैंने तुम्हारे साथ जीने के लिए कैसे सपने देखे थे वह बताऊं, मगर अफसोस यह है कि तुम बिल्कुल बेखबर थी मेरे प्यार से। मैं तो इंसानों के बीच ही रहता हूं, कैसे रह पाता हूं ये तुम क्या जानो। सच कहूं तो जल कमलवत, इसीलिए तो मैं अपनी पीड़ा के साथ सृष्टि के अनेक जीवों के जीवन को भी बड़ी सूक्ष्मता से देखता हूं। कई बार ऐसा भी हो कि मेरी और तुम्हारी बातें करते हुए मैं ही सब कुछ कह देता जो मेरा एहसास था। मेरा तो स्वभाव है, कोई मेरी बात सुने तो अच्छा, ना सुने तो मैं खुद से ही संवाद कर लेता हूं। मेरा अकेलापन जीवन की वास्तविकता है या नहीं यह तो मुझे मालूम ही नहीं, फिर भी मैं अपने सपनों की बात कहता ही रहूंगा। लोग उसे भ्रमणा भी कह दें। शायद इसीलिए ही खोखली इंसानियत मुझ में से ही छटकने लगी होगी और सारी इंसानी बिरादरी ने इल्जाम लगाया मुझ पर कि तुम हमसे धोखा कर गए हो। और मैं सोचता हूं मेरा सुख कहाँ है, मेरी पहचान क्या है। अभी तो परिवर्तन की लहर में भिगोया न भिगोया, ऐसे में दुष्ट वृत्तियों ने बगावत ही कर दी। फिर विचार आया छोटी सी मछली को पकड़कर स्वाहा कर जाऊं। कई प्रयासों के बाद भी विफलता मानो शरीर साथ नहीं देता था। दोनों का अपना प्रभाव था और मैं उसमें इधर उधर हिल डुल रहा था। अचानक एक विशालकाय मछली मेरे पीछे पड़ी। शायद वो मेरा शिकार करने को बेताब थी। मैं बिल्कुल बेखबर। पहली मछली ने मेरे कान में कहा, भाग जल्दी, वो तुम्हें खा जाएगी, तेरे अस्तित्व को मिटा देगी। इंसान जैसा डर मेरे शरीर में फैल गया। मैं अपनी अंग भंगी के नखरे भूलकर जल राशि को चीरता हुआ तैरने लगता हूं। तब एक बड़ी सी चट्टान की खोखली जगह में से आवाज सुनाई देती है मुझे। मैं अपनी गति रोककर जल्दी से उस दिशा में देखते ही पहुंच जाता हूं जहां वह मछली थी जिसने मुझे किस किया था, जिसका नाम मैंने किस मछली रखा है। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मेरे पीछे शिकार करने को तेजी से तैरती वह विशालकाय मछली चट्टान के साथ टकराती है और कई टुकड़ों में बिखर जाती है। किस मछली ने धीरे से पूछा, अरे इन टुकड़ों में से इंसानी वृत्तियों की बू आ रही है। तब मैंने कहा, मेरी आंखों में ध्यान से देखोगी तो एक दूसरा समंदर दिखेगा तुम्हें। उसमें रहते इंसान और मेरे तेरे जैसी मछली की जाति में भी खास कोई फर्क नहीं। हाँ, फर्क है तो सिर्फ इतना ही कि उनमें मछली की रंगीनता है, निर्दोषता है और निखालिस सरल वृत्ति। किस मछली ने मुझे फिर से किस करते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, इंसान और मछली एक दूसरे के पूरक हैं। आखिर तो दोनों वृत्तियों का ही नाम है ना। शायद
मैं उन वृत्तियों को ही पा न सका, उसके विविध स्वरूपों को पहचान न पाया। और तुम उसे पाने के बाद भी मछली होने से खुद को चंचल साबित करके छिटक गई। ठीक उसी समय किस मछली जो पहले मिली थी, जिसने उस विशालकाय के जबड़े में समा जाने से पहले प्यार से भागने के लिए आदेश दिया था, वही मछली चट्टान से निकली। मैंने उसे देखा, उसने मुझे। हम दोनों ने किस मछली को भी देखा। वह चुपचाप आगे निकल गई। कई बार तुम्हें देखकर ही मुझे ख्याल आता था कि जीवन में सभी सजीव दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं। सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, थोड़ा भी स्वार्थ होता है और उसे मीठा सा नाम दिया जाता है प्रेम का। शार्क मछली ने जब से इंसान को निगलना शुरू किया है, तब से उसकी आक्रामकता में घुल मिल गई है दगाखोरी। इंसान भी शार्क जैसा है। मगर मेरे सामने देखने की तुम्हारी इच्छा ही कहाँ। मैं बेसब्री से रटता था तुझे, और आज भी कहाँ भूल पाया हूँ। शायद इसीलिए ही मेरी जख्मी संवेदना के घाव को कलम से कुरेद रहा हूँ। मैं अभी भी तुझे चाहता हूँ। यही पीड़ा मेरे जीवन का रक्त बनकर मुझे जिंदा रखती है। मैं तुम्हारे लिए पागल बनकर दौड़ता था और तुम बिल्कुल अनजान थी। मगर मैं तुम्हें जिस जिज्ञासा से देखता, उसी तरह मेरा इंतजार करती कई अन्य मछलियां भी तो थीं। यह कैसा प्रेम चक्र हमारे जैसे प्रेमियों के लिए, जिसे चाहते हैं और देख सके मगर पा नहीं सकते। जो पा लेता है वह तो सिर्फ दंभ है, दिखावा है। इसलिए उसमें बेचैनी नहीं रहती, बल्कि छटपटाहट ही ज्यादा देखने को मिलती है। कैसा अजीब है यह जीवन हमारा। तुम्हारे प्रति मेरा पागलपन देखकर फॉरेन रिटर्न मछली ने पूछा, तुम अभी भी संवेदनाओं में ही जी रहे हो? कौन समझेगा तुम्हारी भावनाओं को? तब मैंने उसके सामने देखा और तुरंत वह दूसरी दिशा में तैरने लगी, जहां मछलियों का समूह उसका इंतजार करता था। मुझे पता था कि प्यार की सच्चाई में उसे ज्यादा रुचि नहीं थी। उसके लिए तो जीवन यानी आनंद, आनंद और सिर्फ आनंद। जो मिले उसमें आनंद पाने के कारण उसका मन कहीं स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता था। अगर ऐसा होता तो किसी के जीवन में दुख दर्द ही ना होता। इसी कारण से वह निरंतर घूमती रहती थी, भंवरे की भांति। आजकल तो समाज में देखते हैं तो सब जगह आधुनिकीकरण का अजगर सबको बीच पीस लेता है। एनाकोंडा जैसी मानसिकता में हमारी युवा पीढ़ी में लज्जा की बात तो दूर, बेफिक्र होकर कैसे ठेस पहुंचाते हैं। युवक युवतियों को समंदर के किनारे देखूं तो तुम्हारी याद आती है। उसमें मछली जैसी चंचलता तो बहुत होती है, मगर संस्कार बड़ा अंतर देखने को मिलता है। वास्तविकता कितनी कुरूप लगती है हमें। मैं हमेशा इन्हीं प्रश्नों की जाल में फंसता जाता हूं और उसमें से ही प्रत्युत्तर खोजने को मथता रहता हूं। मुझे यह सब रास आता नहीं था,
एक ओर आधुनिकता है तो दूसरी ओर मेरा पुरातन इतिहास है। मान, मर्यादा और संस्कार हैं। प्रेम है तो सच्चाई भी है। आज के युग की तरह छिछोलापन का तो काम ही नहीं। तुम ही कहो ना, आज तक तुझे कुछ भी कह पाया हूं? मैं तो अकेले में मेला और मेले में अकेला देखने का आदी था। इसीलिए मेरे जीने का अंदाज ही निराला है। मैं शायद ही बोलता, मगर मेरा जीवन ही बोलने लगा है अब। उसके लिए मंझा हुआ मन भी तो चाहिए ना, जो बार बार अनुभव कर सके, जीवन को एक एक पल में जी सके। मैं जी रहा था, चाहता था, सिर्फ तुम्हारे लिए ही। मगर उसके लिए तो विचारशील और अनुभवी मन भी चाहिए, जो हर पल को समझ सके। वो सारी पल मेरा धबकार बन गई थी। मैं जी रहा था, बेचैनी से रटता था और चमक रहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए ही। मुझे अब दुख भी नहीं है कि तुम मुझे देख ना पाई, मुझे समझ ना पाई, या फिर मिली भी नहीं। मेरी नियति में तुम्हारे लिए अटूट वेदना का बंधन ही लिखा होगा। हम अपनी नियति को झूठा कैसे साबित कर पाए भला? मुझे तो उस मछली ने यही कहा था। वह व्यथा की बात याद आती है। अर्जुन ने भले ही बींध डाली मेरी आंख, ऐसी एकाग्रता कौन दे सकता उन्हें मेरे सिवा। कितना बड़ा समर्पण है उस मछली का। मैं भले ही तुम्हारे नाम की माला का जाप करता रहा, मगर उस मछली की तरह समर्पण करने की ताकत ही कहाँ। मेरा अभी भी खुद पर भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक्वेरियम में मछली ने जब निश्वास छोड़ा होगा, तब जल की सतह पर कैसे बुलबुले बने होंगे। पल पल तुम्हें रटने और प्रतीक्षा में अनिमेष नजरों से समंदर को देखता रहता हूं। मेरी आंखों की रोशनी भले ही कम हो रही है, मगर मेरी श्रद्धा में कभी भी ओट नहीं आई। मुझे याद आती है एक पौराणिक कथा। अंजनी पुत्र पवन सुत हनुमान के पसीने में से गर्भवती हुई उस मत्स्यगंधा की कथा आज भी गाते हैं समंदर की गहराई में। कौन जाने फिर कब आएगा अंजनी का जाया उस प्रतीक्षा में। प्रेम की सच्चाई जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तब ही प्रतीक्षा को साधना का दर्जा मिलता है। कई बार प्राप्त करने की इच्छा ही हमें जीवन दे देती है। जब सब कुछ प्राप्त हो जाए, तब जीवन नीरस बन जाता है। प्रतीक्षा की खुशी पाने में नहीं रहती। मुझे लगता है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर भी हम एक दूसरे के मन तक तो पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? तुम्हारे पक्ष में क्या स्पष्ट है, यह जानने की इच्छा मुझे नहीं है। मेरी आत्मा स्वीकार करती है कि मैं तुम्हारे मन तक पहुंच ही गया हूं। तुम्हारे पारदर्शी शरीर पर उभरते स्नायुओं के ताने बाने देखकर मैं अपने जीवन बिखरे टुकड़ों को सीने के लिए मथता रहता हूं अविरत। मछली घर में तैरती केसरी, लाल, पीली, सुनहरी, रुपहली, आसमानी जैसे रंगों की आभा रचकर मेघधनुषी मछलियां कितनी मनमोहक और पारदर्शक लगती हैं। मुझे भी तुम्हारी आंखों में रही नमी घेर लेती है।
मेरी नजरों के समक्ष विशाल समंदर लहराता हुआ दिखाई देता है और तुम्हारी काली पुतलियों का मनोहर नृत्य मछली जैसे ही लगे। यह घटना मेरे मन छोटी सी तो नहीं है। किसी की आंखों में पूरा समंदर लहराने लगे। असंख्य नदियों के अंग भंगियां स्नेह से मिले और अपना सर्वस्व लुटाकर विलीन हो जाए। उससे बढ़कर आत्म प्राप्ति और कौन सी हो सकती है। मैं जानता हूं हम मिले थे तब कुछ भी बोल नहीं पाए थे, मगर मुझे उसका दुख नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा भेद ही कहाँ। सब लोग ऐसा कहते हैं, याद है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर मुहासे को देखकर कोई कहता भी, कितना सुंदर चेहरा है, सिर्फ ये ना होता तो। मैं उनके कहने का अर्थ समझता। अरे छोड़ो यार, वे सभी दोस्तों के मन कितने छुछेरेपन से भरे हुए थे। उनके लिए तुम्हारा बाहरी सौंदर्य ही महत्व का था। मैं उनसे आगे था। हाँ, तुम्हारे लिए मेरी कल्पना दूसरी लड़कियों के लिए कभी नहीं हुई। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, मगर लोग जिस सुंदरता को देखते हैं, मैं ऐसे नहीं देखता तुम्हें। यूं भी मैं दूसरों से अलग हूं, यह एहसास खुद मुझे भी है। फिर भी समाधान मेरे लिए संभव नहीं है। सच कहूं, मुझे तो तुमसे अच्छा अगर कोई दिखता है तो वह है एक्वेरियम में तैरती मछलियां ही। मुझे ये मछलियां इसीलिए अच्छी लगती हैं कि उसे कुछ भी छूता नहीं है। पानी के बीच में रहने के बावजूद वह कोरी की कोरी ही रहती हैं। हम दोनों भी साथ रहकर कोरे ही हैं ना। लोग इस घटना को विडंबना से देखते हैं और मैं सिर्फ प्यार से ही। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे बीच ऐसा कौन सा सेतु है जो अंदर से हमें निरंतर हचमचाता है। हमारे संबंध क्या है यह भी मैं नहीं जानता। फिर संबंध का नाम भी क्या दे? शायद वह संभव भी नहीं। भविष्य में हमारे संबंध को नाम देने का विचार आ भी जाए तो तुम क्या दोगी? मुझे तुम याद आती हो और मैं आंखें बंद करता हूं और महासागर में तुम्हारा चेहरा प्रतिबिंबित होता है। मुझे लगता है कि हमारे बीच यह मछलियां जो सेतु बनाती हैं, वह संबंधों की परिभाषा से भी अलग है। इस संबंध की गरिमा तक पहुंचाने में हमारे कहे जाने वाले दोस्तों की वामनता ही सिद्ध होती है। हालांकि कौन क्या कहता है यह मैं नहीं जानता। वो लोग तुम्हारे चेहरे के मुहासों को देखते हैं, काले दाग को देखते हैं, और मेरे मन में उस बात का कोई स्थान नहीं। हाँ, मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है, तुम्हें मिलने का प्रबल आवेग उछलने लगता है, तब मैं तुम्हें देखने को दौड़ पड़ता। उस वक्त तुम्हारी आंखों में रही नमी अपने आप उभर आती थी और मुझे ओस बूंद की तरह भिगोती थी। कुछ पलों के मौन के बाद मैं तुम्हें पूछता, क्यों रो रही हो? फिर तुम्हारा स्मित हमें मुहासों के दाग को भुला देता, मेरी थकान को भी भुलाता और ताकत के साथ बरसता। फिर तो तुम्हारी आंखों में समंदर की लहरें उठती। मैं इसी पल का साक्षात्कार करने के लिए ही बार बार पूछता। उस वक्त
तुम्हारे शरीर में उठते आंतरिक आंदोलनों को समझ सकता था, जो दूसरों के लिए मुमकिन नहीं था। शायद वही कारण था कि वो लोग तुम्हारे मुहासे और काले दाग की आलोचना करते थे। चंद्रमा के चेहरे पर रहे दाग को किसने नहीं देखा? मागध अवनी पर फैलती चांदनी को लोग कितने प्यार से झेलते हैं। हाँ, चंद्रमा का भी एक दिन आता है जब वह भी दूल्हे राजा की तरह बन ठन के आता है। वो दिन है शरद पूर्णिमा का। लोगों को उस दिन काला दाग याद नहीं आता। उस दिन तो चंद्रमा के तेज रूप पर चांदनी आफरीन होती है। मैं तुम्हारे चेहरे की तुलना चांदनी से करूं या नहीं, उस बारे में तुम ज्यादा ना सोचो। सच तो यह है कि महासागर में चांदनी का बिंब जब प्रतिबिंबित होता है, ऐसी ही तुम्हारी आंखों को पाने के लिए कई लोग मर मिटने पर तैयार होते हैं। तुम्हें यह सत्य कब समझ में आएगा? मुझे भी यही बात काफी लंबे अरसे के बाद समझ में आई थी, जब तुम्हारी आंखों में मैंने गरजता महासागर देखा था। मेरी दृष्टि ने मेरी इंद्रियों को सतेज किया था। तब कान में ऐसा नाद गूंजने लगा था और ना जाने क्यों मेरे 32 कोठे में दीप झिलमिलाने लगे थे। तुम्हारी कसम, यह बात अगर मैं किसी और को कहने जाऊं तो लोग मुझे पागल ही समझेंगे। एक बात कहूं, मुझे इंसानों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे बारे में मैंने उसे कभी भी कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम्हारी बात करने का उत्साह जब उतावला होने लगे तो मैं दौड़ पड़ता हूँ उस एक्वेरियम के पास, जिसके रंगों में मुझे तुम्हारी मेघधनुषी प्रतिभा और पारदर्शिता का दर्शन होता है। इतना कुछ पाने के बाद भी मुझे निरंतर किसी अलौकिक तत्व का एहसास होता रहता है। तुम कौन हो? यह प्रश्न बार बार मेरे सामने आता है। भले ही आए, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, इसीलिए तो कभी मैंने तुम्हें यह प्रश्न पूछा ही नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारा पागलपन होता है। मुझे ऐसा पागल नहीं बनना। मुझे जब भी इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है, तब मैं तुम्हारी स्मृति में खो जाने का प्रयास करता रहता हूँ। मेरी बंद आंखों के सामने तुम्हारा मुहासे वाला चेहरा उभर आता है और फिर मैं धीरे धीरे तुम्हारी बंद आंखों की पलकों को प्यार से उठाने का प्रयास करूं, ना करूं, और तुम्हारी ही आंखों को मेरे आने की भनक की खबर तुम्हारे कानों से मिल जाती है। फिर मेरे लिए पूरा महासागर ही छलका देने की श्रद्धा भी पूर्ण हो जाती है। मेरे सभी प्रश्न उस गरजते महासागर के नाद में अपने आप घुल मिल जाते हैं और उनमें से कोई सुरीला सुर एक दिन बहाने लगेगा। ऐसी अनुभूति की पराकाष्ठा ही मेरे और तुम्हारे अस्तित्व को, हमारे स्वप्न को कुछ पलों के लिए झंकृत कर देगी। अब तुम्हें क्या लगता है, हमारे ऐसे सानिध्य को हम क्या नाम देंगे? मुझे लगता है कि हमारा संबंध किसी नाम का मोहताज नहीं है, वो ऐसे ही बना रहे। जो संबंध नाम से है वह कभी न कभी अपनी चमक खो देता है। हमारे संबंध की चमक इस तरह चली जाए वह मुझे मंजूर नहीं है। लोग भले ही कह रहे हैं
कि हम हमारे संबंध को नाम देने में विफल रहे हैं, मगर यह बात सुनने में मुझे अच्छी ही लगती है। मुझे अगर तुम्हारे नाम के बारे में कोई पूछे तो क्या कहूं? चांदनी कहूं या मेघना? अवनी कहूं या आकाश गंगा? मेरे लिए यह सभी नाम व्यर्थ हैं। तुम्हारा अस्तित्व मेरे मन शारीरिक अनुभूति है ही नहीं। नहीं तो तुम्हें एक्वेरियम की मछलियों में भी पा सकता हूं, चांदनी और मेघ वर्षा में भी आत्मसात कर सकता हूं। फिर तुम्हें खोजने की जरूरत ही कहां। मुझे तो तुम्हारी सागर सी आंखों में पल दो पल तैरने को मिले, या एक्वेरियम की मछली मेरे सामने देखकर अंग भंगियों की लचक दिखाकर शर्मा जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारे पीछे कितना पागल बन गया हूं। हाँ, तुम जब से अभ्यास पूर्ण करके चली गई हो, तब से मैंने मेरे में ही परिवर्तन का एहसास पाया है। मेरे घर में रहे एक्वेरियम की मछलियों को मैंने समंदर को सौंप कर बहा दिया है। अब तो सिर्फ कांच का खाली पड़ा हुआ एक्वेरियम अब सिर्फ कांच की पेटी बनकर टेबल पर पड़ा रहता है। मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है, तब मैं अपने अश्रुओं के 2-4 बूंद उस एक्वेरियम में गिराता हूं। तुम्हारे बारे में मेरी कल्पनाएं अंतहीन है, इसीलिए हमारे संबंधों के बारे में मेरी अभिव्यक्ति भी निरंतर बदलती रहती है, मगर उसमें उन मछलियों का सहवास एक पल भी नहीं रहता। तुम्हारे लिए मैं नई कल्पना के रंगों को मिलाऊं तो मत्स्य कन्या का स्वरूप उभरता है मेरे सामने। तुम्हें मत्स्य और कन्या के उस अलौकिक रूप में देखता हूं, तब मेरे में छिपी हुई आध्यात्मिकता प्रकट हो जाती है और स्त्री पुरुष के औपचारिक संबंध अपने आप छू हो जाता है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मेरी इस दीवानगी के कारण मैं हर पल अलग मस्ती में रहता। कौन कब क्या कहेंगे वह भी मैं नहीं जानता था। मानो मैं इंसानों के समाज से बिल्कुल अलिप्त हो गया था। पुरुष के शरीर में मैं भी मत्स्य की तरह जीने लगा था। यही समंदर का किनारा साक्षी है, पूछ लो उसे। मेरे समाज में मेरे परिवार की और खुद मेरी ही पहचान अलग थी। पिछले कई वर्षों से लोग हैरान परेशान थे मेरे व्यवहार और वाणी से। तुम नहीं मानोगी, अब पहले की तरह मैं स्पष्ट बोल नहीं पाता। मेरी जुबान अटक जाती थी और पूरा शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। पूरे शहर में बात फैल गई थी। सभी लोग समंदर के किनारे पर उमड़ने लगे थे। अभी 1 घंटे पहले ही किसी ने बात फैलाई थी। सभी लोग अचंभित थे। बच्चों और युवाओं में कौतूहल था, तो बुजुर्गों में चर्चा हो रही थी कि हमारी उम्र में कभी देखा नहीं। हाँ, पुराणों में कहीं मत्स्य कन्या का जिक्र मिलता है, मगर वास्तविक जीवन को उससे क्या ताल्लुक। पुराणों और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ ऐसा बहुत कुछ है जिसकी अनुभूति हमारे लिए संभव ही नहीं। धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई कई बातों से अभी लोग सहमत हों, ऐसा भी हो सकता है, या हमारी संस्कृति की परंपरा के अनुसार हम अनादर करना सीखे ही नहीं। जो भी हो, मगर यह बात सही है
कि मत्स्य कन्या के बारे में सुना था, मगर किसी ने देखा नहीं था। बुजुर्गों ने अपनी याददाश्त के धनुष की डोरी कान तक खींचकर निशान लेने का प्रयास किया था, फिर भी कोई निशाना सही नहीं लगता था। पीढ़ियों से इतिहास को खोज लिया, फिर भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। जो मिलता उससे संतोष नहीं था। इन सब के कारण पूरा शहर अपने काम धंधे छोड़कर समंदर के किनारे पर आ खड़ा था। दूर दूर तक उनकी नजरें सागर पंछी बनकर उड़ने लगे थे। हमेशा दिखने वाली मछलियों को किसी ने इतनी आतुरता से नहीं देखा था। उनके लिए तो यह सब सहज था, मगर हजारों आंखों ने आज छोटी से छोटी मछली को भी अपनी वाक शक्ति का परिचय कराया था। समग्र दृश्य ऐसा लगता था कि मानो सभी मछुआरे आज आंखों से समंदर को खंगालने के लिए इकट्ठे हुए हों। सभी अपने अपने विचार रखते थे। कहीं पर बहस होती थी तो कहीं पर लोग शांत स्वस्थ होकर खड़े थे। सभी की नजरों की जिज्ञासा वृत्ति की धार अब तेज होने लगी थी। उस वक्त ही एक घटना हुई। सभी की चिंता बढ़ गई। सब लोग हंगामा शोर मचाने लगे। सभी की दृष्टि एक ही दिशा में स्थिर हो गई। समंदर की दाईं ओर मोड़ पर ही समंदर किनारे से ही बहुत गहरा था। वह गहराई समंदर के मध्य भाग तक समान ही थी। सब लोग यह बात जानते थे। ज्यादातर मछुआरे इस बात से वाकिफ थे। यही कारण था कि कोई भी दाईं ओर से समंदर में जाने का साहस ही नहीं करता था। उस खाड़ी के बारे में कहा जाता था कि प्रतिवर्ष किसी न किसी का भोग लेता ही है। कोई अनजान आदमी उस तरफ जाने की गलती करे तो ठीक है, मगर मेरे जैसा यानी किशन जैसा श्रेष्ठ तैराक युवक को दाई खाड़ी में नहीं जाना चाहिए था। सभी को मेरी तैराकी पर पूरा भरोसा था। वहां पर भूतकाल में कई नाव और बड़े बड़े जहाज समेत कई मछुआरे समा गए थे। इसी कारण से सभी के मन में वो बात ठूस गई थी। लोगों की चिंता भी सही थी। सब लोग मत्स्य कन्या को देखने की लालच में खड़े थे। पता नहीं कहाँ कैसे दिखेगी वह, कैसी होगी, यही प्रश्न आतुर आंखें और बहस से समंदर का किनारा छलकने लगा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने वहां से विदाई लेने के लिए इशारा किया, तब मत्स्य कन्या मेरे सामने देखती ही रही। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा कि मत्स्य कन्या जल्दी से मेरे सामने आई और मुझे गले लगा लिया। मेरे लिए यह पल अत्यंत भावस भर था। फिर भी वहां रहना मेरे लिए असंभव ही था। यह मैं उसे कैसे समझाता। इंसान होने के कारण समंदर के अंदर रह पाना सोच ही नहीं सकता। यह वास्तविकता थी। हाँ, मैं इतना जरूर चाहता था कि अगर मत्स्य कन्या मेरे साथ किनारे पर आए तो उसके लिए मैं जरूर कुछ कर सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक साथ तैरते हुए किनारे तक पहुंचे। कुछ लोग अभी भी समंदर के किनारे पर थे। सभी ने मुझे देखा कि तुरंत खुशी से झूम उठे और फिर अचानक सब चुप हो गए। सभी के आश्चर्य के बीच मत्स्य कन्या भी पानी से बाहर आती दिखने लगी। किनारे के पास आते ही मत्स्य कन्या ने
मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, मगर वह कैसे चल पाती? उसके तो पैर ही कहाँ। वह चलने को सक्षम ही नहीं थी। मैंने उसके हाथ को खींचा तो वह समझ गई कि मैं उसे बाहर ले जाना चाहता हूं। अचानक उसने देखा कि मेरे जैसे इंसान मछलियों को जाल में फंसाकर ले जाते थे, तो किनारे पर सुखाई गई मछलियों का ढेर भी देखा। यह सब देखकर इंसानों पर से मानो मत्स्य कन्या का विश्वास ही उठ गया, क्योंकि मैं भी तो आखिर इंसान ही था। उसे ऐसा लगा कि मैं भी उसे इसी तरह लेने के लिए प्यार का बहाना बनाकर उस तक पहुंचा था। मछली का जन्मजात स्वभाव तो डरपोक है। शायद यह कारण भी था कि मत्स्य कन्या डर गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ मेरा हाथ छुड़वाया और पानी में गोता लगाया और फिर सर्र सी गहरे पानी में उतर गई। मैं रोज समंदर के किनारे पर आकर बैठता हूँ, उसका इंतजार करता हूँ। शायद मत्स्य कन्या को कभी विचार आए कि मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ। पूर्ण श्रद्धा के साथ मैं घंटों तक बैठा रहता हूँ, मगर अभी भी मत्स्य कन्या बाहर आई नहीं है। भूख प्यास से बेहोश होकर मैं किनारे की रेत में गिर पड़ा हूँ। उठने की ताकत ही कहाँ। समंदर की लहरें मुझे भिगोती है। शाम हो गई है। अचानक एक बड़ा सा मौजा आता है और पटकाते ही समंदर में वापस मुड़ता है। तब किनारे की रेत से मेरा पूरा अस्तित्व दरिया का छोरू बनकर उसी में समा जाता है। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहाँ खत्म हुई। ऐसा पवित्र प्रेम जो शरीर और रंग रूप के परे सिर्फ आत्मिक प्रेम हो, ऐसे खुशकिस्मत प्रेम का मिलन भी अनोखा ही रहा होगा। इसी बेहद खूबसूरत कहानी के साथ अब चलती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रेम में रहें। नमस्कार।